नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरीबा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। दिल्ली में कई देशों के खुफिया प्रमुखों से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की होगी मीटिंग। खुफिया प्रमुखों की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे अजीत डोभाल। यूपी में भाजपा के जिलाध्यक्षों का आज होगा ऐलान। 60 साल की उम्र से ज्यादा के नहीं होंगे जिलाध्यक्ष। बीजेपी जिला मुख्यालयों पर निर्वाचन अधिकारी करेंगे ऐलान। पंजाब सरकार के 3 साल पूरे होने पर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान जाएंगे स्वर्ण मंदिर। संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम होगा आज से शुरू। हाईकोर्ट के आदेश पर एसआई की निगरानी में होगा रंगाई पुताई का काम। आयुष्मान योजना के लिए नई सिफारिशें। एज लिमिट 70 से घटकर 60 और मदद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री के पार। यूपी में गिरे ओले। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। एमपी में लू। राजस्थान हरियाणा में बारिश का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक की ओर लखनऊ से बड़ी जानकारी आप बताएंगे, जहां पर भाजपा के जिलाध्यक्ष आज ऐलान होगा। 60 साल की उम्र से ज्यादा के नहीं होंगे जिलाध्यक्ष। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एससी और महिला वर्ग की भागीदारी बढ़ेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा जिलाध्यक्षों का आज ऐलान होगा। 60 साल की उम्र से ज्यादा के होंगे जिलाध्यक्ष। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आज 2 बजे भाजपा के जिलाध्यक्षों का ऐलान हो जाएगा। अभी प्रदेश में 4 एससी और 4 महिला हैं जिलाध्यक्ष। नई सूची में संख्या बढ़कर 15 से 20 हो सकती है। एससी की तुलना में महिला जिलाध्यक्ष होंगी ज्यादा। जिलाध्यक्षों में ओबीसी वर्ग की भागीदारी बढ़ेगी। और वाराणसी महानगर अध्यक्ष पद के लिए 115 आवेदन। लखनऊ महानगर में सबसे कम मात्र 1 आवेदन। नई लिस्ट में 35 पुराने जिलाध्यक्षों का बाहर होना तय है। वर्तमान में 29 जिलाध्यक्ष कर चुके हैं 2 साल का कार्यकाल पूरा। बड़ी जानकारी, 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और जिलाध्यक्ष पद के लिए आयु सीमा 45 से 60 साल निर्धारित किए जाने की बात सामने आई है। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, जिला अध्यक्षों की सूची आज सामने आ जाएगी। भाजपा की संगठनात्मक रणनीति क्या होगी? जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भाजपा के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका किस तरह आने वाले चुनावों में पड़ने वाला है? देखिए गरिमा, इस बार के जो जिला अध्यक्षों की सूची है वो काफी मंथन के बाद जारी हो रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ उस सूची को लेकर के वो तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही साथ दिल्ली में भी इस पर काफी दिनों तक मंथन जो है वो चलता रहा है। इसके बाद से अब कहीं जाकर के नाम कुछ कंफर्म हो पाए हैं। वही अभी बात करते हैं तो लगभग 1 दर्जन से अधिक नाम जो है वो संशय में बने हुए हैं। उनकी लिस्ट अभी जारी होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत सी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार देखते हुए जिलाध्यक्षों की सूची जो है वो जारी करने जा रहा है। यानी कि कहीं देखा है गरिमा कि 2027 के चुनाव को देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है जिलाध्यक्षों की सूची जो है वो जारी करती हुई नजर आ रही है। इसमें सभी वर्गों को भी रखा गया है, सभी जाति समीकरण को भी साधने का प्रयास किया गया है। साथ महिलाओं की जो प्रतिभागिता है उसको भी फोकस किया गया है। महिला विंग कर रही है जिस जिले में, वहां पर महिलाओं का चयन किया गया है। तो इस तरीके से लिस्ट को पूरी तरीके से तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार होगा कि एक साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से पूरी लिस्ट नहीं जारी होगी। सिंगल जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनके पास एक मैसेज जाएगा या उनके पास एक फोन जाएगा, तब जाकर के इसका ऐलान होगा जिलों का। तो ऐसे में लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार 2027 की तैयारियों को देखते हुए इस बार की लिस्ट को जारी करने का काम करती हुई नजर आ रही है साफ तौर पे। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि किसी भी वर्ग को निराश न किया जाए, किसी भी वर्ग को इसमें जो है हम लाभ न पहुंचाएं। तो यानी कि इस तौर पे सभी वर्गों को साथ ले चलने को भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य बना के चल रही है। अध्यक्षों के भी नाम की घोषणा करने जा रही है। यानी लगभग 15 के आसपास जो है वो महिला हो सकते हैं, उन महिला जिलाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पीडीए के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं उनको शामिल किया जा सकता है। इसके साथ जो जिनकी आयु जो है 60 साल से 75 साल के आसपास पहुंच चुकी है, नामों को हटा दिया जाए। तो इसके लिस्ट को तैयार करने में
भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मेहनत की है। सामूहिक वजह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस जिलाध्यक्षों की सूची पर मंथन हुआ है, फिर जाकर के ये नाम जो है अब फाइनल हो पाए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए विपक्ष के इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया संदीप सामने आई है, क्योंकि विपक्षी दल जो है वो लगातार नजर बनाए रहते हैं और खासतौर पर भाजपा जब कोई एक्शन लेती है, कोई नया इस तरीके का हम कह सकते हैं चुनाव होता है। अब जिला अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा जो भी प्रोसेस अपना रही है इसको लेकर विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, और खासतौर पर एज लिमिट की बात बताया जा रहा है जब सामने आई उसके बाद में और सवाल उठ रहे हैं। देखिए विपक्ष का काम है कि सवाल खड़ना, और शायद यही आज भी सवाल खड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उम्र फैक्टर माना जाए तो उम्र फैक्टर बड़े बड़े पदों पर भी है, छोटे पदों पर भी है, इसके साथ साथ बड़े बड़े पदों पर भी देखा गया है। तो भी एक माना जाता है कि उम्र फैक्टर सबसे ज्यादा, और विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा नजर आता है, यानी कि कहीं ना कहीं भी अगर चुनाव होते हैं या भारतीय जनता पार्टी कुछ नया बेहतर करने का प्रयास करती है या कुछ ऐसा लेकर के एक्सपेरिमेंट करना चाहती है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो वही सवाल आज भी खड़े हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार की जो जिला अध्यक्षों की सूची है, इस सूची में कोई कमी नहीं करना चाहती है। वजह यह है कि उसके पास आगे का लक्ष्य दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की निगाहें सिर्फ 2027 के चुनाव को लेके हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसी उम्मीद पर इस बार जिला अध्यक्षों का चयन करने जा रही है कि अगर हमें 27 के चुनाव लड़ना है तो हमको अपने जमीन को मजबूत करना होगा, बूथ को मजबूत करना होगा, साथ ही साथ में अपना संगठन को जिले में मजबूत करना होगा। तो इसी प्रकार से लेकर के इस बार का चयन जो है वो किया गया है, और बेहतर तरीके से इस बार के जो नाम होंगे शायद चौंकाने वाले नाम होंगे, क्योंकि रिप्लेस बहुत कम होंगे। नए नामों पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी। इसके साथ साथ जो 60 साल के आसपास के जो आयु वाले हैं उनको बाहर करने का रास्ता दिखाती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का अपना एक प्लान है। जी ठीक है संदीप, आपके पास में लौटेंगे और विस्तार से हम उस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सीधा हम गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे विशेष कार्यक्रम की। गोरखपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री मिश्र जी, उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र त्रिवेदी जी, महामंत्री श्री पंकज श्रीवास्तव जी, दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक श्री मदन मोहन सिंह जी, वरिष्ठ स्थानीय संपादक राष्ट्रीय सहारा श्री पीयूष बंका जी, स्थानीय संपादक राष्ट्रीय सहारा श्री दीप्ति भानुजी जी, वरिष्ठ पत्रकार और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे प्रोफेसर कुमार हर्ष जी, नवनियुक्त संयुक्त सचिव संगत प्रजापति जी,
कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार पांडे जी, पुस्तकालय मंत्री श्री विनय कुमार सिंह जी, कार्यकारिणी के सदस्य श्री परमात्मा राम त्रिपाठी जी, श्री राजीव कुमार पांडे जी, विवेक कुमार जी, अखिलेश और आज के यहाँ पे संपादक सम्मानित श्री अखिलेश चंद जी, आज के इस शपथग्रहण समारोह में उपस्थित गोरखपुर के प्रेस क्लब के सभी निवर्तमान पदाधिकारीगण, हमारे सभी पत्रकारगण, महानगर के उपस्थित सभी नागरिकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण किया है, मैं सबसे पहले इन सभी को प्रदेश सरकार की ओर से भी और अपनी ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि उसे हर उस संस्था ने या व्यक्ति ने लोकतंत्र के एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता दी है। और लोकतंत्र के प्रति जो सबसे सजग प्रहरी के रूप में ध्यानाकर्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जो सभी अन्य तीन स्तंभों को किसी न किसी रूप में झकझोरता है, सही तत्व निभाने का प्रयास करता है, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों जो किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं, उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है। महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके महत्व को लोकतंत्र के प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कम तर करके नहीं आंक सकता। उसकी प्रासंगिकता लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा, तब से ही किसी न किसी रूप में रही है। और आज के वर्तमान के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना हो। लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए। और गोरखपुर ये केवल एक महानगर नहीं है। गोरखपुर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है, जो इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 25 लाख या 50 लाख लोग अपने एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में, एक के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु गोरखपुर है।
और इस महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु में प्रेस क्लब में कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रेस क्लब सामाजिक सरोकारों से उसका क्या संबंध होना चाहिए, इन सभी मुद्दों को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तय करता है। क्योंकि यहां पे जो कुछ आप करेंगे स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव जनपद पर, अगल बगल के जनपदों पर और अन्य संस्थाओं पर पड़ेगा। इसलिए एक जवाबदेह कार्यकारिणी बने और जवाबदेह कार्यकारिणी जन सरोकारों के साथ जोड़ करके अन्य संस्थाओं को भी उसके साथ जोड़ने के लिए संवेदनशील बना सके, उसके प्रति समर्पित कर सके। इसमें इस नई कार्यकारिणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगी। बहनों और भाइयों, याद करिए मीडिया की भूमिका देश की स्वाधीनता आंदोलन में ऐसे इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मीडिया से ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनमें सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने उस समय जो पत्रकारिता की थी, जिस प्रकार का लेखन किया था, जिस प्रकार के समाचार पत्रों को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकमान्य तिलक जिन्होंने जन चेतना को जागरूक करने में उस समय एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था और जन चेतना को जागरूक करने के लिए लोक परंपराओं का क्या महत्व हो सकता है, उस समय गणपति महोत्सव के माध्यम से उन्होंने उसको एक नई ऊंचाई तक आगे बढ़ाने का काम किया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय वे स्वयं भी एक पत्रकार थे और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में, जिन्हें हम आज भी स्मरण करते हैं उनकी लेखनी के लिए, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से उन्होंने अपनी लेखनी को, जिन धारदार लेखनी के माध्यम से उस समय के जज्बे को उन्होंने झकझोरा था, आज भी वह हम सबके लिए स्मरणीय बना हुआ है। याद करिए जब इस देश के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, तब बहुत सारे समाचार समूह ऐसे थे, मीडिया ऐसे थे जिन्होंने उस समय अपनी लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लड़े थे कि देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्वयं के कैरियर को भी दांव पे लगाने में कोई संकोच नहीं किया था। मीडिया की भूमिका हमेशा, हम लोग इस बात को मानते हैं कि यह निरंतर एक परिवर्तनशील माहौल में भी उसकी प्रासंगिकता को कभी कम नहीं किया जा सकता और उसी प्रासंगिकता की दृष्टि से हम लोग जब इस आयोजन के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मैंने कहा नहीं, मैं लखनऊ का कार्यक्रम 2 घंटे बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैं गोरखपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम के साथ बहुत दिनों के बाद हम लोगों को इस प्रकार के आयोजन के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा, तो इस कार्यक्रम में जरूर मैं भाग लूंगा कि हम सही चीजों को, सही तथ्यों को जनता जनार्दन के प्रति अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत कर सके। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। याद रखना, कोई भी संवैधानिक संस्था अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सरोकारों से अलग नहीं रख सकती।
आम जन से उसके संपर्क और संवाद और उसके प्रति उसकी जवाबदेही, उसकी संवेदनशीलता और उसकी कार्य पद्धति के माध्यम से दिखते हैं और दिखने चाहिए। लोकतंत्र नहीं होता तो क्या देश जो आज विकास के प्रति और लोक कल्याण के प्रति एक सरकार संवेदनशील तरीके से निर्णय में आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या ये हो पाता? क्या देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर पाए होते? पिछले 10 वर्षों के अंदर विभिन्न वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जोड़ करके उन जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का किया गया। लोकतंत्र था तो क्या हम देश के अंदर गांवों के लिए, गरीबों, किसानों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए बनने वाली इन योजनाओं को इतने प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाते? संभव तो नहीं होता। अगर केवल एक पोलित ब्यूरो होता, एक दलीय व्यवस्था होती, कोई राजतंत्र होता, उनके कैसे हो गए? बहुत सारे तंत्र ऐसे भी रहे हैं जिनके लोकतंत्र का उन मूल्यों के साथ उन्होंने आपको जोड़ने का प्रयास किया, एक नैतिक बल से उत्प्रोत होने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में तो केवल जनता जनार्दन की आवाज सुनी जानी है। कोई सरकार उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई करेगी 1-2 साल, अंततः 5 वर्ष तो उसे फिर वहीं पे आना है जिस जनता के द्वारा उसको चुन करके जो जनता जनार्दन उसको भेजती है। इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी शासन प्रशासन उसने आपको अलग नहीं कर सकती। उन स्थितियों में मीडिया की जो भी बातें उस तक जाने के प्रयास होते या होते हैं, उसका अपना एक हो जाता है। मीडिया के अलग को मिल रहा है, और मुझे लगता है जब भी अवसर मिले तो हमें, जब हम अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं, या जब मीडिया के मंच का उपयोग हमें एक सकारात्मक भाव के साथ जनता को ही सब कुछ मान करके उस पवित्र भाव के साथ जब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और लोकतंत्र में जन विश्वास का प्रतीक बनना इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जनता का ही विश्वास नहीं है किसी व्यवस्था पर, और उससे हमें उम्मीद करें कि वह व्यवस्था लोक कल्याण का माध्यम बनेगी, यह संभव है। जनता का जिस पे स्वयं विश्वास न हो, क्या वह पार्टी या वह दल क्या पुनः सरकार बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। जब तक जनता जनार्दन का विश्वास है, कोई भी दल, कोई भी पार्टी तभी तक सत्ता में रह सकती है। जिस दिन जनता का विश्वास उससे हटा तो उसको धराशायी होने में कोई देर नहीं लगती, और उस विश्वास को बनाए रखने में राजनीतिक दलों की अपनी भूमिका है, लेकिन मीडिया की उससे भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल होगा, वह एक सीमित समय तक, सीमित मात्रा में अपने संवाद के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है, बैठक के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से। लेकिन वही बात मीडिया के माध्यम से एक साथ, एक समय में लाखों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। और समाचार माध्यमों के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, विजुअल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। ये मीडिया के अलग अलग रूप हम सबको आज के समय में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भूमिका किसी की भी कम नहीं हो पाई। यानी अगर कोई ये कहे
कोई ये कहे कि विजुअल मीडिया के आने पर प्रिंट मीडिया का महत्व पूरी तरह समाप्त हो गया है, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सच नहीं हो सकता। या सोशल मीडिया के आने के बाद विजुअल मीडिया की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है ये पूरी तरह सच नहीं है। हां, एक चैलेंज जरूर आया है और वह चैलेंज है कि अलग अलग मीडिया ने भी अपने अलग अलग समर्थक वर्ग खड़ा किया है और हम कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किया है। एक ग्रुप है जो समाचार पत्र जरूर पढ़ेगा और उसके बगैर उसकी दिनचर्या आगे नहीं बढ़ती। एक ग्रुप है जो किसी भी कार्य में जाने के पहले न्यूज जरूर देखेगा, किसी न किसी चैनल को देख करके न्यूज जरूर देखता है। वो लोकल हो सकता है, रीजनल हो सकता है, नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है। उन्हें अवलोकन करता, अपनी रुचि के अनुसार उसे देख करके फिर वो अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है। एक ग्रुप ऐसा भी है जो सोशल प्लेटफॉर्म पे देखता है कहां पे कौन सी गतिविधियां हैं, उन्हीं के माध्यम से फिर वो अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देता है। और एक ग्रुप है जो सारे कार्यों से फुर्सत पाने के बाद आराम के साथ डिजिटल मीडिया में देखता है कहां पे कौन सी सक्सेस स्टोरी है, कौन सी चीजें हैं। अब आप बताइए, चारों ग्रुप है, हम लोग जिस प्रकार मसाला परोसेंगे, जिस प्रकार की व्यवस्था हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, वो मानसिकता उसी के रूप अनुरूप आगे बढ़ती हुई जाएगी। और इस विषय में आपको बताऊंगा कि इसकी सबसे सक्सेस स्टोरी आपके सामने हो सकती है अभी महाकुंभ प्रयागराज की। आप में मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उनके आयोजन के साथ पहले भी जुड़े रहे होंगे और पहले भी जुड़े रहे होंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े रूप में लोग उस आयोजन का हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि मीडिया उसको उतना महत्व नहीं दे पाती थे और उसको महत्व देने के साथ साथ एक वो बनता था कि भाई लोगों ने दे दी, रिपोर्टिंग दे दी, कुछ अपनी व्यवस्था कर ली, कार्यक्रम चलता था, वो आयोजन होते रहते थे। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, लोकल स्तर पर, रीजनल स्तर पर या फिर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग देखते थे। एक बड़ा तबका जो बहुत पॉजिटिव स्टोरी कर रहा था, जो वहां व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने सकारात्मक लेखन के माध्यम से लोगों को अवगत कराना प्रारंभ किया। प्रयागराज में प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं की, कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं, आयोजन का महत्व क्या है, कैसे ये आयोजन होते हैं देश के अंदर 4 स्थानों पर, इस आयोजन के साथ कैसे कुंभ की मुहूर्त कैसे पड़ते हैं, बिना किसी आमंत्रण के कैसे लोग उस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। एक बड़ा तबका था मीडिया का जो प्रिंट में भी, विजुअल मीडिया में भी, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से उस सकारात्मक लेखन के माध्यम से कार्य कर रहा था। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो अच्छी बात को भी नकारात्मक विषय लिखता था और नकारात्मक विषय लिखता था तो बहुत बार लोग मुझसे पूछते, कहते थे हम लोग तो वहां होते आ गए लेकिन ये सब नकारात्मक टिप्पणी क्यों हो रही है। हमने कहा ये आवश्यक है, जो भी लिख रहा है वो हमारा ही काम कर रहा है। कहते थे क्यों, हम तो देखे वहां कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा देखो ये आपकी दृष्टि हो सकती है, अब जिसको अच्छी चीज भी अच्छा नहीं दिखाई देता तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको लिखने दो ना, वो हमारा ही काम कर रहा है। उसने कहा ऐसे कैसे आप कह सकते हैं। लोग बोलते थे, रोज प्रश्न मेरे सामने खड़े होते थे। मैंने कहा देखो दाल तभी अच्छी लगती है जब उसमें तड़का लगता है, और तड़का हमेशा कोई जीरा लगाएगा तो उसका काला तो दिखाई देगा वहां पर। तो पहले कहा ये बात तो सही है, तो हमने कहा ये दाल में तड़का है, इसको पड़ने देना चाहिए, चलने देना चाहिए, दाल स्वादिष्ट होगी। आयोजन तभी है जब एक तरफा चलेगा तो फिर उसमें उसका मजा समाप्त हो जाएगा।
आयोजन का मजा समाप्त होगा। ये कुछ ना कुछ नेगेटिव टिप्पणी भी दिखनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि इनकी दृष्टि नकारात्मक है, इनको हमेशा नकारात्मक ही दिखाई देगा, उसमें लोग अपने आप ही अच्छाई खोज लेंगे। और मैं देखता हूं मामले में कि पहली बार इंटरनेशनल मीडिया ने महाकुंभ के कवरेज को पहले के आयोजनों की तुलना में कुछ सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया। मुझे याद है जब 2019 में हम प्रयागराज में कुंभ का आयोजन कर रहे थे, तो उस आयोजन में यूनेस्को इसे मान्यता दे, प्रधानमंत्री जी के पहल पर यूनेस्को ने मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रयागराज के कुंभ को एक महत्व दिया। लेकिन आयोजन कितना बड़ा होता है, मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर स्वयं यूनेस्को के डायरेक्टर वहां पहुंचे और उन्होंने इस आयोजन को देखा, देख करके अभिभूत थे। उन्होंने कहा सचमुच हम लोग तो पिछले 1 वर्ष से प्रयागराज के अंदर जब महाकुंभ की आहट सुनाई दी थी तो हम लोग पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के, जल की शुद्धि को लेकर के इस बात से चिंतित थे कि क्या परिणाम होंगे अगर यहां पे 24 करोड़ या 30 करोड़ लोग आज गए तो। लेकिन हम अभिभूत थे कि हमारी टीम जहां भी काम करती थी, जहां भी जाती थी, पर्यावरण का कोई इश्यू हमें नहीं देखने को मिला, कहीं नहीं देखने को मिला। और उसने कहा सचमुच अब हमें लगता है कि यूनेस्को ने 2019 में इस आयोजन को दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन के साथ जोड़ करके मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो मान्यता दी थी वो सही किया था। ये सचमुच उसका हकदार थी, उससे पहले ही उसको यह अधिकार उसका मिल जाना चाहिए। हम लोग देख रहे थे तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो एकदम नकारात्मक भाव के साथ इस आयोजन के साथ पहले जुड़ती थी, गंदगी को दिखाती थी, अव्यवस्था को दिखाती थी, भगदड़ को दिखाती थी, अराजकता को दिखाने का कार्य करती थी। कहीं अच्छा भी हो रहा है तो उसको नकारात्मक दृष्टि से दिखाने का प्रयास करती थी। उसके बारे में तमाम प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी करती थी कि महाकुंभ में तो महिला पुरुष का भेद होता है, यानी कुंभ के आयोजन में तो उनके द्वारा टिप्पणियां की जाती थी कि कुंभ के आयोजन में जाति भेद होता है, क्षेत्र भेद होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन पहली बार उनको लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं। जो उनको बताया गया था कि भारत में तो जाति भेद है, क्षेत्र के नाम पर बटे हुए हैं, भाषा के नाम पर विभाजित हैं, यहां पे महिला और पुरुष में लिंग भेद है, वहां आकर के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि एक ही संगम पे, त्रिवेणी के एक ही संगम में क्या महिला है, क्या पुरुष है, क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, क्या पूरब है, क्या पश्चिम है, कोई कौन पंथ है, कौन संप्रदाय है, कोई भेद नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वापस से रुक कर रहते हैं चर्चा की ओर। हमारे बरेली से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्षों के नाम का आज ऐलान। बीजेपी जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष के नामों का इंतजार, खत कलम में इंतजार के बाद आज ऐलान हो जाएगा। जैसे ऑडिटोरियम में बीजेपी पर्यवेक्षक नरेंद्र कश्यप करेंगे घोषणा। बरेली और आंवला के नए हो सकते हैं जिलाध्यक्ष। महानगर अध्यक्षों में आज हो सकता है बदलाव। महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना की जा सकती है कुर्सी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज महानगर अध्यक्ष शरीर सक्सेना की कुर्सी जा सकती है। जिलाध्यक्ष पवन शर्मा की जगह दूसरे को मिल सकती है कुर्सी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, नए चेहरों को मिलेगी कमान। राज्य मंत्री पर्यवेक्षक नरेंद्र कब दोपहर 2 बजे घोषणा करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको बताते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की आज होगी महत्वपूर्ण बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होगा मंथन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक, पदाधिकारियों और न्यासियों की महत्वपूर्ण बैठक मंडराम छावनी में दोपहर 3 बजे से बैठक होगी। ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे अध्यक्षता। बैठक में महासचिव चंपत राय रहेंगे मौजूद। भवन निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा मौजूद रहेंगे। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी मौजूद रहेंगे। शंकराचार्य देवानंद सरस्वती महाराज की मौजूदगी रहेगी। जगत गुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ भी मौजूद रहेंगे। डॉक्टर आनंद मिश्रा, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र मौजूद रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। डीएम चंद्र विजय सिंह सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या से बड़ी जानकारी जहां पर अहम बैठक के बाद सामने आई है।
लखनऊ से अगली खबर है, जहां पुलिस और अधिवक्ताओं में बवाल से जुड़ा मामला। विभूतिखंड में हुआ था पुलिस अधिवक्ताओं में बवाल। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच हुआ था जोरदार हंगामा। अधिवक्ताओं ने थाने में घुसकर की थी नारेबाजी और हंगामा। पुलिस के खिलाफ की थी जमकर नारेबाजी और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहे पर किया गया था प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिवक्ताओं ने घंटों सड़क जाम कर किया था प्रदर्शन। पुलिसकर्मियों पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए थे। 9 पुलिसकर्मियों पर नामजद और अज्ञात में दर्ज हुआ था केस। 12 नामजद 100 से 150 अज्ञात अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर आप बता रहे हैं। उप निरीक्षक और अतिरिक्त निरीक्षक की तहरीर पर केस दर्ज। अधिवक्ताओं के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए। दूसरे मुकदमे 12 नामजद के खिलाफ केस हुआ दर्ज। 100 से ज्यादा अधिवक्ताओं केस। बवाल के बाद कार्रवाई की। क्षेत्र की यातायात तरीके से हुई थी। पूर्णिमा की जांच जारी है। पुलिसकर्मी पर मारपीट और अभद्रता के लगे थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर सरकारी स्कूल में शराबी का आतंक। कपड़े उतार कर बेटियों क्लास में घुसा शराबी। शिक्षिकाओं से मारपीट कर उत्पात मचाया। क्लास में पढ़ी बेटियों को जबरन स्कूल से भगाया। शिक्षिका सामने उतार कर मेज पर बैठा शराबी। जान से मारने की धमकी देकर स्कूल बंद कराया। सहायक अध्यापिका की शिकायत पर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं अब वीडियो बनाओ। स्पेशल दलिया दिया आपने बोला क्या पहले तो ठीक। अब बाहर निकलो, बाहर बैठ जाओ। तुम्हारी मैं कह रहा बाहर बैठ कुर्सी गिर रहा हूँ। आपकी बात खत्म। ऐसे स्कूल टाइम है इनका। बहुत भाई स्कूल टाइम है। ये करो तो दिखा रहे हैं इनका। हम तो क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम न जानते जानते। ए यहाँ बैठो बेटा, आ जाओ अंदर बैठो। यहाँ आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। घर को सृष्टि आ जाओ। घर को बैठो। बिठा रहे हो। डंडी क्या आपने मॉर्निंग से इन्हें खाने में क्या दिया? क्या दिया आपने मॉर्निंग में? दलिया भी नहीं दिया। नहीं दलिया भी नहीं दिया। आप वीडियो बना रहे हो। स्पेशल कुछ है आपके पास? दलिया दिया आपने? दे दिया इनको हमने खाने के लिए। बोला क्या? प्रधान को बोला। अच्छी बात है कि पुलिस को बोला। टी शर्ट पहनो पहले तो ठीक। अब बाहर निकलो, बाहर बैठ जाओ। कुर्सी गिर रहा हूँ तुम्हारी। मैं कह रहा बाहर बैठो, कुर्सी गिर रहा हूँ। आपकी बात खत्म। ऐसे स्कूल टाइम है। स्कूल टाइम है इनका। बहुत भाई टाइम है। दिखा रहे हैं इनका। हम तो क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम न जानते जानते। ए यहाँ बैठो बेटा, आ जाओ। अंदर बैठो। यहाँ आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। घर को आ जाओ। घर को बैठो। डंडी क्या से इन्हें क्या दिया? दिया आपने मॉर्निंग में? दलिया भी नहीं दिया। नहीं दलिया भी नहीं दिया। आप वीडियो बना रहे हो। स्पेशल है आपके पास? दलिया दिया आपने? दे दिया खाने के लिए।
अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर होली पर चली ताबड़तोड़ गोलियां चलने से 2 युवक की मौत हो गई। रंगबाज 2 गुटों में गैंगवार से एक युवक मौत की बात सामने आई है। थाना रोवार क्षेत्र में 2 गुटों में गैंगवार। होली के अंतिम दिन के बाद रिक्शा चालक की हत्या। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। गोली मारकर बदमाश मौके से फरार। सर में गोली लगने से चालक की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन के किला नगर चौराहे के पास मामला सामने आया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सिर में गोली लगने से रिक्शा चालक की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के किला नगर चौराहे का ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा की उपस्थिति में पुलिस लाइन और कैंप ऑफिस पर होली मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की खुशियां साझा की और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। समारोह में ढोल नगाड़ों के थाप पर सभी ने जमकर डांस किया और पारंपरिक होली गीतों का आनंद लिया। इसके मिठाइयों का आदान प्रदान भी हुआ। यह आयोजन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की एकता और सौहार्द का प्रतीक बनकर सामने आया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने समारोह के दौरान सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस तरह के आयोजनों को समाज में सद्भावना और भाईचारे को बढ़ाने वाला बताया है। इस में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।